हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरी लाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नगर में सरस्वती देवी नाम की महिला रहती थी। उसके घर में 4 बहुएं थीं। एक दिन सरस्वती देवी को पता चला कि उसका सोने का हार गुम हो गया है। सरस्वती देवी ने हार को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन उसको वह हार मिल नहीं रहा था और इसी वजह से वह बहुत परेशान हो गई थी। सरस्वती देवी ने चोर का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसको चोर का पता लगाने में सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन सरस्वती देवी को यह बात जरूर पता थी कि चोर कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है और वह हमारे घर का ही कोई सदस्य है जिसने चोरी की है। सरस्वती देवी के घर में 4 बहुएं थीं और उसका पहला शक अपने घर की बहुओं पर ही गया, क्योंकि उसकी बहुओं को ही पता था कि सरस्वती देवी के पास कितना धन और पैसा है और बहुओं को ही सोने के हार की जानकारी थी। सरस्वती देवी ने अपनी 4 बहुओं से हार के बारे में पूछा। उन 4 ने कहा कि उन्हें हार के बारे में कुछ नहीं पता। उस रात एक बहू अपने पति से लड़ती है। आपकी माँ हमारे ऊपर शक कर रही है कि हमने ही हार चुराया है। घड़ी ना बोल ले, तुझसे शादी करने से अच्छा तो मैं कुंवारा ही रहता। मैंने भी अपनी माँ की बात मान ली होती तो अच्छा होता। कहती थी मत कर इस लड़के से शादी। हे भगवान, आज तक मैं उस भली औरत को बुरा समझता रहा जो मुझको बचाना चाह रही थी। आपसे तो बात करना ही बेकार है। लेकिन सरस्वती देवी को समझ में नहीं आ रहा था कि किस बहू ने चोरी की है और उसको यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पता कैसे लगाया जाए। अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आया। सरस्वती देवी अपनी सहेली के पास जाती है और अपनी परेशानी बताती है। सहेली उसे एक पंडित के पास जाने की सलाह देती है। सरस्वती देवी पंडित जी के पास जाती है और सारी कहानी उन्हें बता देती है। अगले दिन पंडित जी सरस्वती देवी के घर आते हैं। पंडित ने सभी बहुओं को एक एक छड़ी दी और उन सभी से कहा कि कल जब तुम आओगे तब सभी लोग अपनी अपनी छड़ी लेकर आना और वह कल उनको निरीक्षण करेंगे। तुम सभी में से जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल रात तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। अब उन बहुओं में से जो चोर था उसको चिंता होने लग गई और वह टेंशन में आ गई कि अब क्या किया जाए। चोर बहू ने अपना दिमाग लगाया और उसने सोचा कि चोरी तो मैंने ही करी है, इसलिए मेरी ही छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी और उस पंडित को पता चल जाएगा कि मैं ही चोर हूँ। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि चोर तो मैं ही हूँ और कल तक मेरी छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी, इसलिए पकड़े जाने से बचने के लिए मैं अपनी छड़ी को 1 इंच छोटा कर देती हूँ ताकि मैं पकड़ी ना जाऊं और मेरी छड़ी की लंबाई सभी बहुओं के बराबर रहे। यह सोचकर तुरंत ही चोर बहू ने अपनी छड़ी को 1 इंच छोटा कर दिया। उसके बाद उसकी टेंशन थोड़ी कम हो गई और वह रात में आराम से सो गई। अगले दिन पंडित ने सभी बहुओं की छड़ी का निरीक्षण किया, लेकिन चोर बहू की छड़ी सभी बहुओं से 1 इंच छोटी थी और पंडित ने चोर को पकड़ लिया। चोर बहू ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पंडित ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चोर का पता लगा लिया और सरस्वती देवी को उसका हार वापस दिला दिया।
बहू ने अपनी गलती मान ली और सरस्वती देवी से माफी मांग ली। सरस्वती देवी ने अपनी बहू को माफ किया और कहा कि अगर वो हार उसे इतना ही पसंद था तो वह मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी। यह कहते हुए सरस्वती देवी ने अपने आभूषणों को अपनी चारों बहुओं में बांट दिया। एक बार ज्ञानपुर गांव में सास कमला देवी अपनी बहू राधा के साथ रहती थी। वो दोनों सास बहू छोटे मोटे जादू करतब दिखा के अपना जीवन यापन किया करती थी। सास कमला अपनी बहू राधा को जादू की नई नई विधाएं सिखाती रहती। बहू भी बहुत तेजी से सब सीख रही थी। पर फिर गांव में पानी की भयंकर कमी से सूखा पड़ गया, जिसके कारण उस गांव के सभी लोग पलायन करने लगे। बहू, सब लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। जब यहाँ लोग ही नहीं रहेंगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? लेकिन माँ जी, जाएंगे कहाँ? हम अपने पुश्तैनी गांव चलते हैं। सास बहू अपने घर का सब सामान बैलगाड़ी पर रखती हैं और दूसरे गांव की तरफ चल पड़ती हैं। जंगल से गुजरते हुए काफी रात हो जाती है। बैल भी अब बहुत थक चुके थे। माँ जी, बैलों को थोड़ा आराम करने देना चाहिए। हाँ ठीक है, हम भी कुछ भोजन कर लेते हैं। ठीक है माँ जी, मैं भोजन परोस करके लाती हूँ। जैसे ही बहू जाती है तभी एक बड़ा विशालकाय आदि मानव आता है और सास को उठाकर ले जाता है। राधा कुछ नहीं कर पाती और देखती रह जाती है। वो आदि मानव कमला देवी को अपनी गुफा में सिंहासन 36 पर बिठा देता है और सिंहासन की मजबूत बेड़ियां सास को जकड़ लेती है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो और मुझे इस सिंहासन पर क्यों कैद कर दिया है? बालासुर को सिंहासन पर एक मालिक की जरूरत है। मालिक नहीं तो बालासुर नहीं। तुम्हारा कोई मालिक नहीं? था, वो रहा। इस सिंहासन पर बैठने वाला 36 दिन में मर जाता है। फिर मैं नया मालिक ढूंढता हूँ। अरे, तो तुम बिना मालिक के आजाद क्यों नहीं रहते? आजाद? वो क्या होता है? बालासुर को मालिक चाहिए, मालिक। सास समझ जाती है कि ये बलासुर ताकतवर है पर ज्यादा अक्लमंद नहीं है। अब वो उससे जान बचाने का उपाय सोचने लगती है। तो मैं तुम्हारे जैसे कमजोर को अपना सेवक क्यों रखूं? तुमसे ताकतवर तो मेरी बहू राधा ही है। कमजोर? ताकतवर? क्या वो बालासुर से भी ज्यादा ताकतवर है? हाँ, वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बालासुर सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो तुम खुद जाओ और देख लो। तुम उसकी 3 परीक्षाएं लेना, उसी से तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुमसे भी ताकतवर है। सास बलासुर को 3 कौन सी परीक्षाएं लेनी है बता देती है। बलासुर तुरंत ही उसकी बहू की परीक्षा लेने के लिए रात में ही निकल पड़ता है। ओ, तो तुम हो राधा। सुना है तुम बालासुर से भी ज्यादा ताकतवर हो। राधा समझ जाती है कि शायद उसकी सास ने ही उसको भेजा है। तुम्हें कोई शक है तो आजमा कर देख लो। तुम्हें भी परीक्षा देनी होगी। ठीक है, तुम मुझे अपनी 3 परीक्षाएं बता दो, उसके बाद मैं तुमसे मुकाबला करूंगी। पर मुकाबले के पहले तुम्हें मुझे एकांत में ध्यान करने देना होगा। ठीक है। बलासुर उसको 3 परीक्षाएं बताता है। राधा थोड़ी देर के लिए एकांत में जाती है और फिर वापस आती है। बालासुर इस चट्टान को चुटकी में तोड़ देगा। बलासुर एक मुक्का मारता है और चट्टान टूट जाती है। अरे, बस इतना ही? पर तुम्हारे इस काम का क्या फायदा?
मैं तो पत्थर को निचोड़ ही दूंगी कि उसका पूरा पानी ही निकल जाए। तभी बहू पत्थर उठाकर दबाती है तो उसमें से पानी निकलने लगता है। बलासुर हैरान रह जाता है। दरअसल राधा ने एक भीगी हुई काली स्पंज का टुकड़ा दबाया था। ये तुमने कैसे किया? सब ताकत का खेल है। बालासुर इस पत्थर को बहुत दूर फेंकेगा। वो तो देखते हैं कौन पत्थर को कितनी दूर फेंकता है। बलासुर एक पत्थर उठाता है और उसे पूरी ताकत लगाकर फेंकता है। पत्थर बहुत दूर जाके गिरता है। बस इतना ही दूर फेंक पाए? अरे इतना तो मैं खेलते खेलते फेंक दूंगी। बलासुर हैरानी से उसको देखता है। बहू के पास एक कबूतर होता है। वो कबूतर को बलासुर की नजर से बचाते हुए गोल गेंद की तरह बनाकर फेंकती है। बालासुर का पत्थर तो दूर ही जाकर गिर गया और तुम्हारा पत्थर तो गिर ही नहीं रहा। अरे इसके लिए हाथों में जान होनी चाहिए, जान। तुम्हारे हाथों में जान है ही कहाँ। ओह, अब तुम्हारी तीसरी परीक्षा। तुम अगर इतनी ताकतवर हो तो ये बैलगाड़ी अब मेरी गुफा तक लेकर चलो। तो इसमें हमारा मुकाबला कहाँ हो पाएगा। तुम गाड़ी को एक तरफ से उठाओ और मैं दूसरी तरफ से। बैलों को भी गाड़ी पर चढ़ा देते हैं जिससे ये और भारी हो जाए, तब होगा असली मुकाबला। मैं गाड़ी को आगे से क्यों उठाऊं और तुम पीछे से क्यों? तुम्हें उस तरफ से ही उठाना होगा क्योंकि तुम्हें आगे चलना है। मुझे क्या पता तुम्हारी गुफा कहाँ है। बात तो तुम ठीक कहती हो। बलासुर बैलों की जगह लग जाता है और बहू आराम से पैदल चलती है और गाड़ी को उठाने का नाटक करती है। तभी बलासुर को पीछे से गाना गुनगुनाने की आवाज आती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे मेरी यहाँ इस गाड़ी को उठाकर हालत खराब हो रही है और यह गाना गुनगुना रही है। ये तो सच में बहुत ताकतवर है। मुझे इससे जल्दी छुटकारा पाना होगा वरना मालकिन मुझे अपना सेवक नहीं बनाएगी। पर मालकिन का हुक्म था कि मैं इसको गुफा तक लेकर आऊं। अभी इसे लेकर चलता हूँ और बाद में देखता हूँ इसका क्या करना है। बलासुर गाड़ी लेकर गुफा तक पहुंच जाता है और बहू को सास के सामने ले जाता है। बालासुर ले आया लड़की। माँ जी आप ठीक हैं? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ। बलासुर तुम जाकर मेहमान के सोने की तैयारी करो। बलासुर के जाने के बाद सास बहू को सारी बात बताती है और दोनों अब यहाँ से निकलने का उपाय सोचने लगती हैं। माँ जी आपकी ये बेड़ियाँ कैसे खुलेंगी? ये तो बहुत मजबूत है। मुझे नहीं लगता हम इन्हें खोल पाएंगे। वो बलासुर उस चट्टान को दबाता है जिससे ये बेड़ियाँ खुलती हैं। आप चिंता ना करो माँ जी, कल वो आदि मानव खुद इन्हें खोलेगा। पर कैसे? माँ जी बस आप देखती जाइए और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। ठीक है बहू। रात में सास और बहू दोनों सो जाते हैं। रात में जब बहू सो रही होती है तो बलासुर उसके सर पर जोर से मारता है। खटाक की आवाज के साथ पूरा बिस्तर लहूलुहान हो जाता है। बालासुर बनेगा सेवक। अगले दिन सुबह बलासुर को दोनों सास बहू के हंसने और बात करने की आवाज आती है। ये लड़की तो बच गई। ये तो बहुत ताकतवर है। बालासुर को और मारना चाहिए था। मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। मुझे तो तुम जैसा ही कोई ताकतवर चाहिए। मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। बालासुर सेवक और कोई नहीं। बालासुर बनेगा सेवक और कोई नहीं। तो ठीक है, एक आखिरी मुकाबला और हो जाए। कैसा मुकाबला? उसके लिए तुम्हें मुझे सिंहासन से खोलना पड़ेगा और फिर तुम दोनों बारी बारी से इस सिंहासन पर बैठोगे और जो जितनी जल्दी दूसरे की बेड़ियां खोल देगा वही मेरा सेवक होगा।
बलासुर जल्दी से एक चट्टान को दबाता है जिससे बेड़ियां खुल जाती हैं। मैं तैयार हूँ। बालासुर भी तैयार है। बहू, पहले तुम सिंहासन 36 पर बैठो। बालासुर जीतेगा। वो तुरंत चट्टान दबाकर सिंहासन की बेड़ियां खोल देता है। वाह, तुम तो वाकई बहुत फुर्तीले हो। अब बहू, तुम्हारी बारी है। बलासुर, अब तुम बैठ जाओ सिंहासन पर। बलासुर तुरंत सिंहासन पर बैठ जाता है। सास बहू ये देखकर मुस्कुराने लगती हैं। और अब यही बैठे रहो हमेशा के लिए। चलिए माँ जी, अब इससे हमें कोई खतरा नहीं। हमारी बैलगाड़ी भी बाहर खड़ी है। चलो बहू, ये इसी लायक है। अब ये किसी को परेशान नहीं करेगा। बहू, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम मेरी दी हुई तीनों परीक्षाएं पार कर लोगी। अरे माँ जी, सब आपसे ही तो सीखा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और तुम रात में उस बलासुर के वार से कैसे बची? माँ जी, मैं जानती थी कि वो रात में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आप मुझे चुने। और फिर काम आई जादूगरी। मैंने अपनी जगह एक पुतला रंग दिया जिसमें थोड़ा रंगीन पानी था, और वो मंदबुद्धि मेरे झांसे में आ गया। सास और बहू दोनों खिलखिला उठते हैं। इस तरह राधा ने अपनी चतुराई से अपनी सास की जान बचा ली और उस बलासुर को हमेशा के लिए उसी गुफा में कैद कर दिया। बालासुर अब अपना खुद मालिक है। मालिक भी, सेवक भी। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू। और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते